हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता मित्रों विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर साल या जिस टाइम भी परीक्षा होती है उस टाइम मिस्र की सभ्यता में से मित्रों 1 या 2 प्रश्न अवश्य ही आते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं मित्रों मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता पढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो जानते हैं मिस्र की सभ्यता के बारे में। मित्रों, विश्व की जो जितनी भी सभ्यताएं हैं वो नदी घाटी होती है उनमें विकसित होती है, नदियों की घाटियों में विकसित होती है। इसी तरह मित्रों मिस्र की सभ्यता का विकास भी नील नदी की घाटी में हुआ है। इसी कारण क्या हुआ है कि जब बड़ी बड़ी जो सभ्यताएं जितनी भी संसार में जितने भी अवशेष मिले हैं उनके हमें नदी घाटियों में अवशेष मिले। इस कारण मित्रों एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है विल ड्यूरेंट। इतिहासकार का क्या नाम है? विल ड्यूरेंट। ने कहा है कि नदी घाटियाँ जो है वो सभ्यता के पालने हैं। नदी घाटियाँ क्या है? सभ्यता के पालने हैं। तो मित्रों नदी घाटी, ये बात बिल्कुल सही है कि नदी घाटी सभ्यता के पालने में है, क्योंकि विश्व की जितनी भी सभ्यताएं जिनके अवशेष हमें आज तक प्राप्त हुए वो सभी अधिकतर जो है वो नदी घाटियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। चाहे वो हमारे देश की सिंधु घाटी सभ्यता हो, मिस्र की नील सभ्यता हो या मेसोपोटामिया की सभ्यता हो जो दजला और फरात आपने नाम सुना होगा मित्रों। इन दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ ये विकसित हुई मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कही जाती है। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है मित्रों मिस्र की सभ्यता, ये नील नदी घाटी में विकसित हुई। मित्रों नील नदी घाटी में विकसित हुई और इसके विकसित होने का कारण क्या था मित्रों? ये जो मिस्र की सभ्यता का जो क्षेत्र था वो चारों तरफ से प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था। ये दोनों ओर से पहाड़ियों से और रेगिस्तान से घिरा हुआ था। मित्रों इसके उत्तर में तो भूमध्य सागर था। भूमध्य सागर मित्रों, ये जो मैप है मैं आपको अच्छी तरह बना के बताती हूँ जिस तरह आप इसको समझ सकेंगे अच्छी तरह से। इसके उत्तर में भूमध्य सागर, इसके पूर्व में मित्रों इसके दक्षिण में थी नील नदी, दक्षिण में नील नदी, और इसके पश्चिम में था लीबिया का रेगिस्तान। लीबिया का रेगिस्तान और इसके पूर्व में मित्रों लाल सागर था। तो ये चारों तरफ से जो ये स्थान था इसकी लोकेशन ये थी मित्रों, और इसके यहाँ पे ये नदी घाटी सभ्यता नील की विकसित होती है। और ये जो क्षेत्र था मित्रों दोनों ओर से पहाड़ों से और रेगिस्तान से घिरा हुआ था। इसी प्रकृति का एक तरह से सुरक्षा कवच था इस नदी घाटी सभ्यता को। तो ये नदी घाटी सभ्यता निरंतर विकसित होती गई और किसी विदेशी आक्रमण का इस सभ्यता को सामना नहीं करना पड़ा मित्रों। अब आगे हम जानते हैं कि मिस्र की जो सभ्यता थी उसके बारे में विद्वानों के क्या मत है मित्रों। मिस्र की सभ्यता के बारे में इतिहासकारों ने अपने क्या मत दिए हैं उनके बारे में जानना भी जरूरी है। पेरी नाम के एक इतिहासकार हुए, उन्होंने कहा है कि मिस्र की जो सभ्यता है वो सबसे पुरानी सभ्यता है। मिस्र जो नील नदी की सभ्यता है, जिसको नील नदी की सभ्यता भी कहते हैं, नील नदी घाटी की सभ्यता, ये क्या है? सबसे पुरानी सभ्यता है। लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों। दुनिया के अन्य जो विद्वान हैं, अन्य जो इतिहासकार हैं, उनके हिसाब से ये पृथ्वी की या इस संसार की सबसे पुरानी सभ्यता नहीं है मित्रों। इससे पहले भी कई सभ्यताओं का जन्म हो चुका था। अब हम जानते हैं कि पश्चिमी देशों में जो पश्चिमी देश है उनमें सबसे पुरानी सभ्यता नील की सभ्यता को कहा जाता है। पश्चिमी देशों में सबसे पुरानी सभ्यता जो है वो नील की सभ्यता है। पश्चिमी देशों में सबसे पुरानी सभ्यता पश्चिमी देशों में नील की सभ्यता कहा जा सकता है मित्रों। लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो सबसे पुरानी सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। अब हम जानते हैं कि नील नदी जो है वो उसका उद्गम कहाँ से होता है मित्रों। नील नदी का उद्गम इथोपिया के युगांडा नामक पर्वत से होता है। ये इथोपिया जो है मित्रों ये अफ्रीका का एक देश है और यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है युगांडा। युगांडा पर्वत से नील नदी का उद्गम होता है। और टालमी नामक एक इतिहासकार हुए जिनका मौर्य काल में भी हम जिक्र सुनते हैं। टोलमी ने इस युगांडा पर्वत को चांद का पर्वत कहा है। चांद का पर्वत मित्रों
कहा है। और स्टेनले ने स्थानीय भाषा में इसे एक नाम दिया है, वहाँ की जो मिस्री भाषा है उसमें नाम दिया है इसको रुवेनजोरी। इस पर्वत को, युगांडा पर्वत को क्या नाम दिया है? रुवेनजोरी। रुवेनजोरी क्यों कहा है मित्रों? क्योंकि ये एक मिस्री भाषा है। मिस्री भाषा में इस पर्वत को रुवेनजोरी कहा है। और रुवेनजोरी का अर्थ होता है वर्षा करने वाला इंद्र पर्वत। वर्षा करने वाला पर्वत भी हम कह सकते हैं इसको, वर्षा करने वाला पर्वत। तो मित्रों इस पर्वत पर क्या है कि हमेशा 12 महीने क्या है ये बर्फ़ से ढका रहता है और इस क्षेत्र में क्या है अत्यधिक वर्षा होती है। इस कारण इस पर्वत को स्टेनली ने वर्षा का पर्वत कहा है। इस पर क्या है कि बर्फ़ जमी रहती है और बर्फ़ का पिघला हुआ पानी और वर्षा का पानी जो है मित्रों वो तीन झीलों में आता है। और इन 3 झीलों का जो नाम है वो है, पहली है विक्टोरिया, दूसरी है अल्बर्ट और तीसरी है एडवर्ड। तो मित्रों ये जो तीनों झीलें हैं वो नील नदी का उद्गम है और इन तीनों झीलों में युगांडा पर्वत से पानी आता है। मित्रों ये जो मूल स्रोत है, ये 3 झीलें जो है नील नदी का मूल स्रोत है। प्राचीन जो मिस्र के निवासी थे वो नील नदी को हापी कहते थे। क्या कहते थे? नील नदी का जो प्राचीन नाम है, नील नदी का प्राचीन नाम क्या है मित्रों? हापी था। प्राचीन जो मिस्र के निवासी थे वो नील नदी को हापी कहते थे। और इसका जो हापी का जो उद्गम था मित्रों, जहाँ से ये निकलती थी उसको नूबिया कहा जाता था। नूबिया प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? नूबिया कहा जाता था। इसके बाद हम जानते हैं कि जिस क्षेत्र से अगर जहाँ आज नील नदी बहती है मित्रों, वर्तमान में या जिस समय ये सभ्यता विकसित हुई, यदि वहाँ नील नदी नहीं होती, यदि वहाँ नील नदी नहीं बहती उस क्षेत्र में, तो क्या होता? अगर वहाँ नील नदी नहीं होती तो वहाँ आज रेगिस्तान होता। क्या होता? रेगिस्तान होता। तो इस तरह मित्रों क्या हुआ, नील नदी के कारण वो जो क्षेत्र है वो हरा भरा हो गया और नील नदी के घाटी में ही ये सभ्यता जो है फली फूली। नील नदी ही इस सभ्यता का कारण थी मित्रों। यही कहने की कोशिश कर रहे हैं हम कि नील नदी के कारण ही मिस्र में ये सभ्यता विकसित हुई। इस कारण मित्रों यूनान के जो इतिहासकार हैं, जिन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है, इनका नाम है हेरोडोटस। क्या नाम है इनका? हेरोडोटस। इनके अनुसार मिस्र जो है वो नील नदी का वरदान है। इन्होंने मिस्र को क्या कहा है? नील नदी का वरदान है। हेरोडोटस ने ये बात कही है, जो इतिहास के पिता भी कहा जाते हैं मित्रों। इसी तरह हेज व मून नाम के 2 इतिहासकार हुए हैं। इन्होंने मित्रों मिस्र को नील नदी की पुत्री कहा है। मिस्र को क्या कहा है? नील की पुत्री कहा है। मिस्र को नील नदी की पुत्री कहा है। इसके बाद हम जानते हैं कि इतिहासकार जो सरदेसाई हुए हैं, ये एक भारतीय इतिहासकार है। इनके अनुसार मिस्र नील नदी की भेंट है मित्रों। क्या है? नील नदी की भेंट। नील नदी की भेंट है। नील नदी की भेंट है। तो फ्रेंड्स इस तरह क्या है कि नील नदी की भेंट है, ये बात कही है इतिहासकार सरदेसाई ने। अब हम जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने नील जो सभ्यता है उसके बारे में क्या विचार दिए। तो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, और सबसे लंबे टाइम तक प्रधानमंत्री रहने का जो रिकॉर्ड है लगभग 17 वर्ष तक, वो जवाहरलाल नेहरू के नाम जाता है मित्रों। इन्होंने मिस्र की जो सभ्यता है उसके बारे में कहा है कि मिस्र की जो सभ्यता है वो मानव सभ्यता के हार में या मानव सभ्यता के विकास में, विकास की माला में एक महकता हुआ फूल है। महकता हुआ फूल है, यानी कि इन्होंने मिस्र की सभ्यता को बहुत ही अच्छा बताया है कि मानव सभ्यता के विकास में नील की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता, मानव सभ्यता के विकास के हार में मिस्र की सभ्यता एक महकता हुआ
फूल है। मित्रों, मिस्र के अंदर जो नील नदी के किनारे रहने वाला जो आदि मानव था, इस सभ्यता का जो मनुष्य था, उसने अपने बुद्धि और कौशल से यहाँ क्या है और पशुओं की सहायता से मित्रों अपना जीवन समृद्ध बनाने का प्रयास किया। यही उसने मित्रों बैलों की सहायता से कृषि करनी प्रारंभ की। बैलों की सहायता से कृषि करनी प्रारंभ की। मित्रों, मिस्र में हमारे देश में गाय पूजनीय मानी जाती है प्राचीन काल से ही, लेकिन मिस्र के जो लोग थे वो क्या है बहुत ही पहले से ही गाय को पूजनीय मानकर उसकी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करनी आरंभ कर दी थी। और मित्रों, मिस्र में गाय को क्या कहा जाता था? एपिस कहा जाता था। इन्होंने क्या किया कि गाय को पूजनीय बनाया, उनकी मूर्ति बनाई और गाय की पूजा करनी आरंभ कर दी थी। मिस्र की जो है वो संसार भर की सभ्यताओं में सर्वप्रथम मिस्र सभ्यता में ही गाय को पूजनीय मानकर उसको एपिस नाम दिया गया गाय को, और उसकी मूर्ति पूजा प्रारंभ की गई। उस समय मित्रों मिस्र में एक मृत्यु के देवता भी थे जिनको क्या कहा जाता था? सेरापीज। मृत्यु के देवता कौन थे? सेरापीज। इनकी आकृति भी मित्रों बैल से कुछ मिलती जुलती थी। इसी तरह मित्रों मिस्र में क्या था? गाय को पूजनीय माना जाता था। जैसे हमारे देश में, जैसे भारत में गाय को पूजनीय माना जाता है, वैसे मिस्र में बहुत पहले से ही गाय को पूजनीय माना जाता था। मित्र, यूनानी सभ्यता के बारे में भी हमने पढ़ा है, कई बार हमें यूनानी सभ्यता का भी जिक्र आ जाता है कि यूनानी सभ्यता जो थी उसका विकास मिस्र की सभ्यता के बाद में हुआ था। और कहने में भी आता है कि यूनानी जो देवता है, यूनानी सभ्यता की जो देवता है वो मिस्र की देवताओं की नकल है, मिस्र की सभ्यता की देवताओं की नकल है मित्रों। तो इसकी जो आगे का जो पार्ट है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।